नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज के सीरीज। ठीक है, आप लोग को पता है कि हम लोगों ने अभी तक 7 क्लासेस जो हैं इंडियन पॉलिटी पे कर ली हैं इनके एमसीक्यूज पे। ठीक है, और ये वाला जो क्लास है ये क्लास है 8वां। ओके, इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज की ये कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों को। ओके, मूल अधिकार से संबंधित जो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है ये कितनी हो गई है? अब 20 हो गई हैं। ठीक है, पहले हम लोग 10-10 प्रश्न करते थे, लेकिन अब हम कितने प्रश्न करने लगे हैं? 20 प्रश्न करने लगे हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में शुरू से आखिरी तक बने रहा करिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद में चले जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप आए हैं क्लास में तो सेशन को पूरा देखिए, सेशन को पूरा एंजॉय करिए। और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 20 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में 20 है नहीं। ये आपके साथ में अगर आप इसमें 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कितने प्रश्न बन के निकलेंगे? 80 प्रश्न बन के निकलेंगे। ठीक है, और 80 प्रश्न अगर आप मूल अधिकार पे कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपसे मूल अधिकारों से कोई भी प्रश्न जो है बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको जो भी प्रश्न दे दिया जाएगा मूल अधिकार से आप तुरंत फटाक से 2 सेकंड लगेगा और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंजॉय करिए, सेशन को पूरा देखिए। ठीक है, अगर आए हैं तो क्लास पूरी करिए। ठीक है, आराम से बैठिए, कहीं जाना तो है नहीं, वैसे भी लॉकडाउन है, तो आराम से क्लास करिए। एक ही चीज करना है आपको, क्लास करिए। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं पहली क्लास आज की। तो पहला प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2) मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय राज्य निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा। कौन कौन से आधार हैं वो भी देख लेते हैं। पहला दिया है धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, निवास स्थान और लिंग। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इन आधार जो दिए गए हैं आधार, इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है। ओके, तो अनुच्छेद 23(2) में किसको शामिल नहीं किया गया है आपको बताना है। ठीक है, बताइए। ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपके, केवल 1, 4, 5, केवल 2, 4, 5, केवल 5 और 6 और केवल 4, 5 और 6। ठीक है, आपको बताना है कि किन आधारों को शामिल नहीं किया गया है राज्य के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने पर। ठीक है, आपको बताना है कि किन आधारों को शामिल नहीं किया गया है। बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे, इनके जो ये आधार दिए गए हैं उन पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं धर्म दिया गया है, मूलवंश दिया गया है, जाति दिया गया है और वर्ग दिया गया है। ठीक है, ये चारों आधारों को क्या है, अनुच्छेद 23(2) में शामिल किया गया है और राज्य इनके आधार पर विभेद नहीं करता है। ठीक है, राज्य जो है इन धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करता है, ना ही करेगा। ठीक है, निवास स्थान और लिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके, निवास स्थान और लिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? जब इन्हें दोनों 5 और 6 को शामिल नहीं किया गया है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा केवल 5 और 6, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वही करेक्ट आंसर बन के निकल रहा है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि निवास स्थान एवं लिंग अनुच्छेद 23(2) में शामिल नहीं है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु राज्य केवल धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए, अगर जो भी चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं हो, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, आप लोग को बता दिया जाएगा कि क्या चीज आप लोग को, जो भी चीज में दिक्कत हो रही है, जो भी समस्या हो, ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट करिए, आप लोगों को वो चीज बता दी जाएगी। ठीक है, देखिए
दूसरा प्रश्न है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा है कि इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। और चौथा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। ओके, इसमें से आपको सही वाला कथन का चयन करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, केवल एक, दो और तीन, केवल तीन और 4। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको क्या मिल रहा है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 18 से कम आयु वर्ग के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 18 नहीं होगा, यहाँ पे 18 की जगह क्या होगा, 18 वर्ष से कम आयु नहीं, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो चर्चा है वो मतलब कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की अगर चर्चा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अनुच्छेद 23 में नहीं है, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में चर्चा की गई है। ओके, तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। फिर लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन है कि तीसरा कथन कि इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो है आपका पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक है, इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। फिर चौथा कथन दे रखा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो ये गलत है। ये जो अधिकार है ये नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, मतलब गैर नागरिक को भी प्राप्त है। ओके, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। क्लियर है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शंस निकल करके आ रहा है, जो कथन निकल करके आ रहा है सही जो है, वो सिर्फ हमें देखने को मिल रहा है कि ये कथन 3 जो है यही सिर्फ सही है, बाकी की ये चौथा, दूसरा और पहला कथन जो है ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शंस भी कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, मतलब केवल 3 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। देखिए, लिखा हुआ है कि कथन 3 सही है क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। क्लियर है। देखिए, फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध है। कथन 1 गलत है क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के स्थान पर क्या होगा, 14 वर्ष होगा। और कथन 4 गलत है क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। क्लियर हो गया। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बाल श्रम या निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए, पहला है कि यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सभी व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। ठीक है, दूसरा है कि इस अधिनियम के उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कैद का प्रावधान है। इसमें आपको सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, इसमें आपको सही कथन का चयन करना है और बताना है कि कौन सा कथन, ये जो दोनों कथन दिए गए हैं, ठीक है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो दोनों कथन दिए गए हैं ये बताना है कि आपको दोनों कथन जो हैं इनमें से कौन सा कथन सही है कि कौन सा कथन नहीं सही है, या दोनों सही हैं, या एक सही है, या केवल दूसरा सही है, या एक भी नहीं सही है। ठीक है, आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, अगर हम ऑप्शंस देखें, ठीक है, जो कथन दिए गए हैं वो देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला कथन की अगर बात करें तो यहाँ दे रखा है कि यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के सभी
बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। ठीक है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे वो क्या लिखा हुआ था कि 18 वर्ष, ठीक है, तो हमने आपको बताया था 18 की जगह क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कि ये अधिनियम जो है 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सभी व्यवसायों एवं रोजगार प्रक्रियाओं में निषिद्ध करता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो ये पहला ऑप्शन है, पहला कथन है, ये सही है। फिर दूसरा कथन दे रखा है कि इस अधिनियम के उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। ओके, तो ये भी सही है। ठीक है, और कैद 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है, वो है 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक। ओके, 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, और इसी के साथ अगर ये दोहराता है कोई, ठीक है, इसको फिर से दोहराता है, तो वहीं पे जो सजा हो जाती है वो 6 माह से लेकर 2 वर्ष है। तो यहाँ पे दोहराने पे जो सजा है वो कितनी हो जाती है, 1 से 3 वर्ष। ओके, दोबारा अगर वही काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसको सजा जो दी जाएगी वो 1 से 3 वर्ष तक की हो सकती है उसको सजा। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर देख रहे हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर बन के निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्लियर है? देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दोनों कथन सही हैं। ओके, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। इसके द्वारा बाल श्रम निषेध और एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम, ओके, निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 14 से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों का सभी व्यवसाय एवं उसके प्रक्रियाओं में रोजगार निषेध है। और इससे पहले यह कितना था, 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। ठीक है, फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार का निषेध का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कैद और 20 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। और अपराध दोहराने पर क्या हो जाती है, कैद की सजा बढ़ा दी जाती है और कितनी हो जाती है, 1 से 3 वर्ष हो सकती है। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। ठीक है, आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही है। कथन ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 और उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि हिंदू शब्द के संबंध में किसे शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें इसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया है। ठीक है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए क्या उत्तर सही होगा। देखिए यहाँ पे बौद्ध, जैन और सिख जो हैं, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, पारसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके, तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है, केवल जो 1, 2 और 3, मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है, इसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है और इसमें पारसी को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है। 3 कथन दिए गए हैं। इसमें लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तीसरा है कृपाण धारण करना एवं लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। ठीक है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और 1, 2 और 3। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है और बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए अगर हम कथन देखें, ठीक है,
तो इसमें जो पहला कथन है, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार, ये सही है। दूसरा भी गैर या अधिकार जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। और तीसरा जो कृपाण धारण करना और इसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। ये तीनों कथन जो हैं पूरी तरह से क्या है, सही हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इस पे जो विधि बनाता है राज्य, ठीक है, तो राज्य इस पे विधि बनाता है अनुच्छेद या आर्टिकल 25(2) के तहत। ठीक है। 25(2) के तहत राज्य जो है इस पर विधि बना सकता है। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे जो ऑप्शंस जो सही हैं, आपके कथन तीनों सही हैं, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है कि सभी कथन जो हैं सही हैं, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये सभी आते हैं, और अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत राज्य इस संबंध में विधि बनाने का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ऐसे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके अधीन रहते हुए प्राप्त होगी? पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सदाचार, चौथा है मानवता। इनमें आपका सही उत्तर का चयन करना है और ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक और तीन, केवल 1, 2 और 3, और 1, 3 और 4। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए इसमें जो आंसर होगा आपका, ठीक है, तो ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो किसके अधीन रहते हुए होगी? तो इसमें आपका होगा लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। ओके। इसमें जो है मानववाद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। मानववाद जो है इसमें शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का समान अधिकार होगा, और इसमें मानववाद क्या है, शामिल नहीं है। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि जंगम और स्थावर मतलब मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति के अर्जन का स्वामित्व का अधिकार है। ठीक है। दूसरा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार। तीसरा है राज्य से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान एवं धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। चौथा है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सही है। ओके। आपको बताना है कि अनुच्छेद 26 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, ये चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 1, 2 और 3, और चौथा है 2, 3 और 4। इसमें से आपको सही वाला बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। बताइए जल्दी से कि कौन सा कथन सही होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर आप पहले कथन को देखें और दूसरे कथन को देखें, ठीक है, तो ये दोनों कथन जो हैं ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ही आते हैं। ओके। ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम तीसरे और चौथे की बात करें, इस कथन की और इस कथन की, तीसरे और चौथे राज्य से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता और राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक, ये दोनों जो कथन हैं ये आपके आते हैं आर्टिकल 28 में। ओके। तो हमें 26 वाला बताना था, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 यही हमारा सही होगा। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। कथन 1 और 2 हमारे सही हैं। ओके। व्याख्या देखें। क्या है कि उपयुक्त में से कथन 1 और 2 जो है उसका
उल्लेख जो है किसमें किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिनमें कुछ अधिकार शामिल है। देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहला है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण। दूसरा है अपने धर्म विषयों का प्रबंधन। तीसरा है जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व। चौथा है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन। ओके, और फिर जो कथन 3 और 4 थे उसके बारे में भी देख लीजिए। तो लिखा हुआ है कि कथन 3 और 4 जो संबंधी प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किए गए हैं, 28 में इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें भी कुछ प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो राज्य से निधि पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हैं, जो शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, ऐसी शिक्षा संस्था जिसका प्रशासन राज्य करता है परंतु ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन हुई स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, वहां पे धार्मिक शिक्षा क्या है, दी जा सकती है। दूसरा है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसने या उसके संरक्षक, यानी जब तक वो आवश्यक होने की स्थिति में उसके संरक्षक जो हैं उन्होंने सहमति ना दे दी हो। ठीक है, तब तक कि उससे किसी भी धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 जो है यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृत्ति या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय यानी पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कौन सम्मिलित है ये आपको बताना है। कथन 4 कथन दिए गए हैं। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा है राज्यों को सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ठीक है, आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही है, बताना है आपको सही उत्तर। बताइए कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, देखिए क्या है। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3, 4, केवल 3 और 4 और उपरोक्त सभी। आपको बताइए कौन सा आंसर सही है, सही उत्तर का चयन करिए, बताइए। देखिए, अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जो चर्चा है वो कहाँ की गई है, वो की गई है, आपको बताया है कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें कथनों की तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। और तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो ये तीनों जो हैं कथन ये आते हैं हमारे आर्टिकल 25 में। ओके, ये तीनों अधिकार जो हैं ये 25 में हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चौथा कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। यहाँ पर धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। ओके, अधिकार नहीं है। क्लियर है? तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है, यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना था। तो आपका सही उत्तर कौन कौन से निकल करके आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंदर धर्म का प्रचार करने, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार शामिल है। यह अनुच्छेद किसी भी धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार क्या है, नहीं देता है। ओके, देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित
या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को निम्नलिखित आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें शामिल हैं क्या क्या चीजें? धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा और लिंग। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, नीचे कूट भी दिए गए हैं, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 5 और उपरोक्त सभी। आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है कि कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। ठीक है, सही उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, अगर हम ऑप्शन पे ये जो कथन दिए गए हैं, ठीक है, इन पे जाएं। ठीक है, ये जो आधार हैं क्या है? पहला है धर्म, दूसरा आधार है जाति, तीसरा आधार है मूलवंश और चौथा आधार है भाषा। ठीक है, इन सभी को क्या है? अनुच्छेद 29(2) में रखा गया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें जो है लिंग को शामिल नहीं किया गया है। ओके, लिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है आर्टिकल 29 में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर सही बन के निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल 1, 2 और 4। ओके, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर निकल रहा है। ठीक है, व्याख्या देखें इसकी। देखिए व्याख्या क्या आ रही है, कह रहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से निम्न आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। वो क्या क्या है? देखिए, पहला है मूलवंश, दूसरा है जाति, तीसरा है धर्म और चौथा है भाषा। इसमें जो है लिंग को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है, लिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है 29(2) में। ठीक है, यहाँ पर जो भी राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान है उनमें धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक है, किस चीज की मान्यता देता है? देखिए, तो लिखा हुआ है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को और धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। ठीक है, इनमें आपको करेक्ट वाला बताना है, आंसर बताना है कि किसको मान्यता देता है भारतीय संविधान। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो भारतीय संविधान है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? नहीं। ये मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को। ठीक है, लेकिन अभी तक भारतीय संविधान जो है हमारा, उसने अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, अगर अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है, हमारे संविधान में। ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, लेकिन अभी तक अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। ठीक है, नृजातीय अल्पसंख्यकों को भी नहीं देता है। ठीक है, खाली भाषा, धार्मिक और भाषाई आधार पर मान्यता देता है हमारा भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। व्याख्या देखें। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में, ठीक है, अनुच्छेद 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को वर्गों की चर्चा की गई है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द जो है भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है और यहाँ पर नृजातीय अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, नृजातीय अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं की गई है। क्लियर है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकल रहा है? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का प्रावधान है एक तरफ और उसके अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें आपको सूची का मिलान करना है। ठीक है, सूची मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है और एक तरफ उसके प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, बताइए, देख लीजिए क्या है। देखिए पहला दे रखा है जो ए है, वो दे रखा है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अभी आप लोग को हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था, मतलब 9th वाला जो क्वेश्चन था, उसमें आपको बताया गया है, ठीक है, कि किसके आधार पर वो वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 29(2) के आधार पर। आपको बताया गया था अनुच्छेद 29(2) के आधार पर राज्य जो है किसी भी प्रकार का धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
ओके, तो यहाँ पे ए का किसके साथ में निकल रहा है, 3 के साथ में। ठीक, अगर बात करें बी ऑप्शन की, तो दूसरा कथन जो है वह है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो कुछ है आपका पॉइंट पॉइंट बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको कल डिस्कस किया गया था, हमारा जो प्रश्न था उसमें। ठीक है, ये वाला पॉइंट कल वाले में था। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन था वो आर्टिकल था, वो बताया आपको गया था आर्टिकल 16(2). ओके, आर्टिकल 16। ठीक है, अगर ये दोनों प्रश्न आपको पता है, ठीक है, बाकी आप न देखिए ऑप्शन। ठीक है, यही दोनों ऑप्शन आपको पता है, ए और बी। ठीक है, अब अगर यहाँ हम ऑप्शन में चलें, ठीक है, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, पहले का जो है ए का क्या मिल रहा है, ए का हमको तीसरा मिल रहा है और बी का हमें चौथा मिल रहा है। ठीक है, बी का देखिए कौन सा मिल रहा है, हमें चौथा मिल रहा है। ठीक है, तो ए का हमें क्या मिल गया, यहाँ पे तीसरा मिल गया और बी का हमें मिल गया चौथा। ठीक है, बाकी मान लीजिए ये दोनों आपको नहीं पता है, अभी हम बता देंगे किसमें है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप एलिमिनेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करके आप आंसर को अपने पा सकते हैं। जैसे आपको दो ही ये पता है। ठीक, ये मान लीजिए हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया, ठीक, और क्वेश्चन आ गया, आपका पेपर आ गया, हमने आपको नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, या पढ़ा है आप भूल गए हैं। ठीक, कुछ भी हो सकता है, आपने पढ़ा है भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ए का 3 है, तो यहाँ देखिए ए का 3 हो गया। यहाँ पे बी का 4 है, तो यहाँ देखिए बी का 4 हो गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि ए का 3 और बी का 4 और किसी ऑप्शन में है। यहाँ देखिए, यहाँ बी का 2 है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी बी का 2 है, ए का 3 है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए का 1 है, बी का 3 है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बन के निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बन के निकल रहा है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या बन के निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर निकल रहा है। ठीक है, देखिए सूची मिलान वाले प्रश्न आप लोग को बड़े टफ लगते होंगे, लेकिन सबसे अगर इजी देखा जाए तो सबसे इजी प्रश्न यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक या दो चीजें आपको पता है, वहां से आप आंसर इसको एलिमिनेट करके आप ऑप्शन जो है बता सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, देखिए अब राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सेवा अनिवार्य सेवा आरोपित करते समय धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या वर्ग इनमें से किस प्रकार का पर विभेद नहीं करेगा, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 23(2) में। ओके, ये किसमें आता है, आर्टिकल 23 के 2 में आता है, और ये वाला आता है आर्टिकल 15(1) में। ओके, आर्टिकल 15(1) में। क्लियर है, व्याख्या देख लें, तो व्याख्या में भी कुछ नहीं दी गई है, सारी यही दी गई है कि कौन कौन से अनुच्छेद किसमें आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29(10)(2) में क्या आता है ये बताया गया है, अनुच्छेद 16(2) में क्या है, 23(2) में क्या है और 15(1) में क्या है। जो ऑप्शन वहीं पे है, जो प्रश्न में है उसी का ऑप्शन उसके सामने दे दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो व्याख्या आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के इस क्लास की जो पीडीएफ है क्लास खत्म होने के बाद में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा भी कथन है सूची मिलान का ही है, इसमें भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अनुच्छेद 30(1) है, अनुच्छेद 29(1) है और अनुच्छेद 33 है और अनुच्छेद 34 है। इसका मिलान करना है कि इसका किससे मिलान होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 29(1) में। ठीक है, आर्टिकल 29(1) में कहा गया है ऐसा। ठीक है, कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बन के निकल गया, 1 का ए का 2। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन बी देखें हम कथन, तो यहाँ पे लिखा है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों के स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। ठीक है, ये किस में कहा गया है बताइए, ये कहा गया है आपके आर्टिकल 31 में। ओके, अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है। ठीक है, फिर सी वाला अगर हम कथन देखें तो लिखा है मार्शल लॉ या सेना विधि लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान है। किसमें है,
ये है अनुच्छेद 34 में, आर्टिकल 24 में, 34 में, ओके, आर्टिकल 34 में। तो यहाँ पे हमारा बी वाला कौन सा निकल रहा है, बी वाले में होगा 1 और सी में हमारा कौन सा होगा, डी, मतलब 4, ठीक है, डी में होगा, सी में होगा हमारा 4, ठीक है। और फिर अगर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियां आदि के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध संबंधी प्रावधान है तो किसमें है, वो है अनुच्छेद 33 में, ओके, वो है अनुच्छेद 33 में। क्लियर है, तो आर्टिकल 33 क्लियर है। तो यहाँ पे डी का कौन सा होगा, डी का होगा 3। तो यहाँ पे देखिए ए का 2, ए का 2 ये है, ठीक है, फिर बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसकी भी एक व्याख्या जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसमें भी कुछ बाकी यहाँ पे जो संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं सैन्य अधिनियम 1950 में, नौसेना अधिनियम 1950 में, वायुसेना अधिनियम 1950 में, पुलिस बल अधिनियम 1966 में और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि दिए गए हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, इसमें से निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। इसके संदर्भ में जो भी कथन दिए गए हैं उनमें बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। पहला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। दूसरा है अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधान मंडलों को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तीसरा है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। चौथा है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह अधिनियम किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। इसमें से आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए अगर हम पहले कथन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है, ओके, वो सिर्फ प्राप्त है नागरिकों को, ओके, सिर्फ किसको प्राप्त है, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, केवल नागरिक जो हैं उनको प्राप्त है, ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है, विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। क्लियर है, यहाँ पर विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। इस हिसाब से हमारा कथन एक जो है वो गलत है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडलों को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 35 जो है यहाँ पर संसद एवं राज्य के विधानमंडलों को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 35 जो है सिर्फ संसद को यह अधिकार यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार देता है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं देता है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है, यही ऑप्शन क्या है हमारा सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अगला भी देख लेते हैं जो हमारा चौथा कथन है उसको भी। तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि अधिनियम किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी कथन जो है हमारा है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो चुनौती है वो नहीं दी जा सकती है, ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है चुनौती दी जा सकती है, तो चुनौती यहाँ पर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा जो क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन डी भी है हमारा गलत है। हमारा सिर्फ कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सिर्फ यही कथन जो है सही है, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से विकल्प सी जो है वो सही है, ठीक है। 29-30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, और यह अधिकार किसको, खाली नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। और यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या करता है, संरक्षण करता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ अनुच्छेद 35 के अधीन संसद इस पर विधि बना सकता है, राज्य के विधानमंडल को इस पर विधि बनाने का अधिकार
नहीं प्राप्त है। फिर दिया गया है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का अपवाद है। क्लियर है? यह अनुच्छेद जो है ये मूल अधिकारों का अपवाद है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि मूल अधिकारों का अपवाद कौन सा अनुच्छेद है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद नंबर 33 जो है ये मूल अधिकार का अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इसके उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके, फिर अनुच्छेद 34 जो है वो क्या दे रखा है कि इसके अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस अवसर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ओके, फिर दे रखा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि कोर्ट मार्शल को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के रिटों के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, पहला दे रखा है कि उद्देश्य या प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति अधिक है। और चौथा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट निकालते हैं। ठीक है, इसमें से आपको जो कथन सही नहीं है वही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है, देखिए अगर आपने क्लास सही से की है कल वाली, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि हमने कल कई बार आपको बताया था कि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रेट निकालते हैं और उच्च न्यायालय आर्टिकल 26 के तहत रेट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा यही अनुच्छेद जो है यही कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी ये सारे कथन सही हैं। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय को रेट निकालने की शक्ति अधिक है। ठीक है, क्योंकि इसका उच्च न्यायालय का क्षेत्र जो है, रेट निकालने का क्षेत्र जो है वो व्यापक है। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को सिर्फ 5 क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ 5 क्षेत्र दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 प्रकार की ये रेट निकाल सकती है। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर वो निकाल सकती है रेट बंदी प्रत्यक्षीकरण पे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। चौथा है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, और पांचवा है उत्प्रेषण, पांचवा है उत्प्रेषण। ओके, ये 5 प्रकार के रेट हैं जो सिर्फ उच्चतम न्यायालय में निकाला जा सकता है और उच्च न्यायालय जो है ये पांचों के अलावा अन्य भी रेट निकाल सकती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य रेट भी निकाल सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय, इसीलिए यहाँ पर उच्च न्यायालय को रेट निकालने की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय की तुलना में वो अधिक है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों यानी आर्टिकल जो हमारा 32 है उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे डिस्कस हो चुके हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चंस में, लास्ट वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए क्या है कि उपयुक्त विकल्प में से डी सही नहीं है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है वो 32 पे और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 पे रेट निकालते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। यह भी आपको बताया गया कि संवैधानिक उपचार जो हैं के अधिकार को संविधान का हृदय किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। और उनके अनुसार एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान क्या है? अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया था हमने कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों के रेट निकालने की शक्ति अधिक है। जहाँ पर उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रेट निकाल सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो 5 के अतिरिक्त अन्य रेट भी निकाल सकता है। ठीक है, और संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर किसी न्यायालय को रेट निकालने की शक्ति प्रदान करती है, परंतु संसद ने अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मूल अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। ओके, ये भी आपको कल बताया गया था, परंतु कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन होने पर सीधे कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ओके, क्लियर है?
कोई भी व्यक्ति इसके उल्लंघन पर कहाँ जा सकता है? सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है यह एक संवैधानिक अधिकार है, दूसरा है यह एक वैधानिक अधिकार है, तीसरा है यह मौलिक अधिकार नहीं है, चौथा है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद यह मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। मतलब मौलिक अधिकार इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है, पहले यह जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यह मौलिक अधिकार में ही शामिल था। ठीक है, लेकिन इसको क्या है बाद में निकाल दिया गया था। अब आपको कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, कथन भी दिए गए हैं। ऑप्शन है 2 और 3, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है 2, 3 और 4, चौथा है 1, 2, 3 और 4, मतलब उपरोक्त सभी। आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, देखिए अगर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो एक ऐसा अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा यह एक वैधानिक अधिकार है। यह अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था। कब तक? 1978 के पहले तक। ठीक है, 1978 के पहले तक। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। ठीक है, और अब इसे किस में जोड़ा गया है? अब इसे जोड़ा गया है आर्टिकल 300 के का में इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की चर्चा किसमें की जाती है? आर्टिकल 300 के का में इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या निकल रहा है? क्या 1, 2 और 3? ठीक है, केवल 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन के निकल रहा है। ठीक है, देखिए व्याख्या क्या है कि उपयुक्त कथन में 4 गलत है। ठीक है, जो चौथा कथन है वो गलत है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के बाद इसे संपत्ति के अधिकार को हाँ मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। और यह अब संपत्ति का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 300 का में की गई है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? देखिए अब अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला है इसकी चर्चा संविधान के भाग 8 में की गई है। दूसरा है इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के का के में जोड़ा गया है। चौथा है 44वें संविधान संशोधन 1978 में कांग्रेस की सरकार ने इसे अनुच्छेद 300 का में से संबद्ध किया। चौथा है कि अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) चा एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, इनमें आपको सही उत्तर का बताना, सही उत्तर का चयन करना है और सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम पहले कथन की बात करें तो इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 8 में नहीं, किसमें की जाती है? भाग 7 में की जाती है। ठीक है, किसमें की जाती है? भाग 7 में की जाती है। ठीक है, ना कि भाग 8 में। क्लियर है? तो ये कथन गलत है। अगर दूसरे कथन की बात करें तो अभी आपको थोड़ी देर इसके पिछला प्रश्न ही हमारा था कि इसे किस संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 301 300 के का में। ठीक है, 300 के का में, ना कि 301 के का में। ठीक, मतलब कि ये भी हमारा गलत है। फिर अभी आप यहाँ पे क्या है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में कांग्रेस की सरकार, ओके, यहाँ पर कांग्रेस, या बाकी तो सही है लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने इसको नहीं किया था संशोधन इसमें। ठीक है, ये किया था जनता दल की सरकार ने। ठीक है, किसने? जनता दल की सरकार ने। ओके, जनता पार्टी की सरकार जो थी उसने इसमें संशोधन 1944 संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे अनुच्छेद 300 का से संबद्ध किया।
ठीक है। फिर चौथे अगर मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। फिर चौथे की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 19(1) के चा में एवं अनुच्छेद 31 को मूलतः से हटा दिया गया। ठीक है, यही आपका सही है। पहले एक इसमें था अनुच्छेद 19(1) के चा में, ठीक है, और इसे अनुच्छेद 31 को मूलतः से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जो कि अब कहाँ है, 300 के काम है। ओके, तो यही आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या है, कह रहा है विकल्प डी जो है वो सही है। ठीक है, आप लोग को पता है कि क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 19(1) चा, जिसमें प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अधिग्रहण करने और उसे रखने और निपटाने का अधिकार होगा, एवं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यह कथन सही था। ठीक है, बाकी के और कथन देखते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन भाग 7 में एक नया अध्याय क्या जोड़ा गया, भाग 4 जोड़ा गया, और इसे क्या है, भाग 8 में नहीं, क्या था, भाग 7 में रखा गया है। ठीक है, भाग 8 नहीं होगा, क्या होगा, भाग 7 होगा। ठीक, तो ये कथन हमारा जो था गलत हो गया था। फिर दूसरा क्या था कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के संबद्ध किया गया है, इसे एक वैधानिक अधिकार भी बना दिया गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या था, वहां पे 301 था। ठीक, ये भी हमारा गलत था। फिर क्या मतलब, यहाँ पे सही है, वहां पे गलत था। ठीक है, यहाँ पे ये सारे सही हैं। ठीक, क्या है, 44वें संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकार ने नहीं बल्कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन है, और इसके बाद इसमें क्या कर दिया गया, इसकी संख्या घट कर कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या क्या है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पहले ये कितनी थी, मूल अधिकार 7 थे, जिनमें 19(1) चा को हटा दिया गया। अब ये कितना हो गया, जब ये हट गया तो अब हो गया 6-7 की जगह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 14 एवं 19 पर वरीयता दी जाती है। ठीक है, दो कथन दिए गए, इनमें से आपका सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, सही कथन बताइए कौन सा होगा। देखिए, अगर हम कथनों पे आए, ठीक है, तो पहला कथन जो है, इसे 1951 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये सही है, और इस पर जो है अनुच्छेद 19 और 14 को क्या है, वरीयता दी जाती है। ठीक है, दोनों कथन हमारे सही है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों। ओके, यही हमारा आंसर जो है सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 31 का है वो मूलतः किस पर आधारित है, संपत्ति के अधिकार के अपवाद के रूप में अधिनियमित किया गया है। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। चौथे, 17वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका विस्तार किया गया, और इसे भूतलक्षी प्रभाव कब कर, यानी 26 जनवरी 1950 से दिया गया। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव कब से दिया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 से इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया। ठीक है, अब लिखा हुआ है अगला कथन जो है, लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 31 का जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, और यह अनुच्छेद संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति मतलब सेविंग्स संबंधी प्रावधान करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता, अर्थात इसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर क्या कर दी जाती है, वरीयता मिल जाती है। ओके, तो हमारा जो कथन थे, दोनों कथन हमारे सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 खा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो आप कथन सही नहीं है वो बताना है। पहला कह रहा है कि इस अनुच्छेद को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके साथ क्या है, नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, और यह अनुच्छेद नवी अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है, मतलब सेविंग्स प्रदान करता है। और चौथा है कि नवी अनुसूची में डाली गई अधिनियमों एवं नियमों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें आपको जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर देखिए हम पिछले प्रश्न पे अगर जाएं, हमारा जो इसके जस्ट हमारा अगर हम पीछे जाएं, तो यहाँ पर जो आपको बताया गया था कि इसे क्या है,
1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये कथन सही है। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद के साथ में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है। ठीक है, और यह जो है सेविंग भी प्रदान करता है नियमों और अधिनियमों को। यहाँ पर जो है चौथे अगर कथन की बात करें तो यहाँ पर एक केस हुआ था आई आर कोल्हो। ओके, आई आर कोल्हो वर्सेस तमिलनाडु, यानी बनाम तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ठीक है, 2007 में हुआ था। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची में की गई हैं, ठीक है, उन पर क्या है, जो भी विधियां सम्मिलित की गई हैं, ठीक है, उन पे 24 अप्रैल 1973 के बाद क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ओके, ऐसा क्या आई आर कोल्हो ऐसे तमिलनाडु केस में के जो 2007 का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद भी जितने भी विधियां सम्मिलित की गई हैं उसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। क्लियर है? तो हमारा जो सही आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो कथन डी है वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें केस हुआ था आई आर कोल्हो बनाम तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित जो विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और इस निर्णय में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी सम्मिलित विषय हैं, ठीक है, उन पर विधियों की न्यायिक समीक्षा जो है वो की जा सकती है। ठीक है, फिर 24 अप्रैल 1973 में ही उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और अनुच्छेद 31 खा को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। चौथे और 17वें, 39वें, 42वें, 44वें, 66वें, 75वें और 78वें संविधान के संशोधन द्वारा इसका विस्तार किया गया और यह अनुच्छेद जो है यह भूतलक्षी प्रभाव इसको दिया गया। कब? 25 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ 25 जनवरी 1950 दिया गया था ना, देखिए कहाँ गया, गायब हो गया। हाँ, ये देखिए 25 जनवरी 1950। ठीक है, आप डेट भी थोड़ा तो बहुत याद रखा करिए। ठीक है, 25 जनवरी 1950। ठीक है, फिर क्या है कि इस अनुच्छेद के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें सम्मिलित सभी विधियों को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान की गई। फिर लिखा हुआ है मूल रूप से 1951 में 9वीं अनुसूची में 13 अधिनियमों और विनियमों को रखा गया था, परंतु वर्तमान में 2016 तक इनकी संख्या जो है कितनी हो गई है? 282 हो गई है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 गा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, देखिए क्या है। पहला है कि इस अनुच्छेद को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। दूसरा है कि यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 का से 4 तक के सभी प्रावधानों को अनुच्छेद 14 से 19 पर प्राथमिकता देता है। ठीक है, इसमें से आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम कथनों पे जाएं, पहले कथन को अगर देखें तो अनुच्छेद 31 गा के संदर्भ में हमको बताना है। तो अनुच्छेद गा के संदर्भ 31 गा के संदर्भ में जो है इसे इस अनुच्छेद को 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 25वें, 24 नहीं होगा, 25वें होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 24वें नहीं होगा, 25वें होगा। फिर दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 का, ठीक है, से 4 तक के सभी प्रावधानों को अनुच्छेद 14 से 19 पर प्राथमिकता देता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 39 का नहीं है, अनुच्छेद 39 खा और गा है। ठीक है, अनुच्छेद 39 खा या गा, ठीक है, होगा यहाँ पे। और ये अनुच्छेद 14 19 को ही नहीं, अनुच्छेद 14 19 और इसके साथ में 31 को भी क्या देता है? प्राथमिकता देता है। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 19 और 31 होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन भी जो है गलत हो गया। यहाँ आपको सही कथन बताना है तो एक भी नहीं सही है, तो ना तो एक ना ही
2। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वही करेक्ट हो गया। देखते हैं ऑप्शंस, मतलब व्याख्या देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। 31 गांव को 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, ना कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 24वें लिखा हुआ था। किसके द्वारा जोड़ा गया, 25वें, आपको भी बताया गया। देखिए फिर क्या है कि यहाँ अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता देता है, ना कि अनुच्छेद 39 के प्रावधानों पर। ठीक है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 39 खा अथवा गा संबंधी प्रावधानों के इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता कि यह अनुच्छेद 14 या 19 से क्या है, मेल नहीं खाता। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने उपरोक्त को संवैधानिक एवं वैध माना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरकार ने भाग 4 में वर्णित सभी निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई है। किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में जो कोई मामला हुआ था 1980 में, उसमें न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का असंवैधानिक एवं अवैध माना, किंतु केशवानंद भारती मामले में दिए गए न्यायिक निर्णय को संवैधानिक और वैध माना गया है। क्लियर है, इस हिसाब से हमारा जो कथन है वो दोनों कथन जो थे वो गलत थे। ठीक है, और हमारा ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट था। देखते हैं अगला प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है ये। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो पहला है न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा ए और बी। बताइए, बहुत ही इजी है, बताइए किसे माना जाता है। देखिए, ये माना जाता है न्यायालय को। ठीक है, आपको बताया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट में रिट निकाल सकते हैं, मतलब रिट निकाल सकते हैं। ठीक है, रिट का मतलब आप लोग को पता है कि नहीं पता है। देखिए, रिट मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ। रिट का मतलब होता है याचिका। रिट का मतलब क्या होता है, याचिका होता है। ओके, तो क्लियर है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या दी गई है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को बनाया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार के संबंध में रिट निकाल सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटर बनाया गया है। वहीं उच्च न्यायालय में 226 के तहत आप मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पे। कल फिर मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नों के साथ में। इन्हीं तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, और आने वाली परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे। ठीक है।